हम्म तो कैमरा ऑन ही रखते हैं जब तक इंटरनेट है साथ दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेलर्स थ्योरम को देखेंगे हम। हाँ भैया, एक सेकेंड। एकता कहाँ रह गई, आई नहीं। सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिया है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें बची हैं। टेलर्स थ्योरम का हल्का फुल्का यूज़ भी पता चलेगा हमें। और सबसे पहले एक बार मैं कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम करा देती हूँ। मैं इसका सोच रही थी कुछ इजी सा प्रूफ करा दूं, पर क्लास का टाइम ही आ गया, मेरे को कुछ इजी सा प्रूफ मिला नहीं। मेरे को लगता है कि अभी हम इसको बिना प्रूफ के ही देख लेते हैं, हल्का फुल्का सा आइडिया ले लेंगे इसका। बाकी मेरे को लगता है कुछ इजी वे से बताया जा सकता है तो मैं उस तरीके से इसका प्रूफ करा दूंगी। बाकी मेरे पास एक तरीका है इसको कराने का, उससे आप चेक कर सकते हो इसका प्रूफ, तो जाके आप घर में देख सकते हो। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, एक्चुअली जो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम थी उसके बाद ये कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम आई, और ये उससे भी ज़्यादा जनरलाइज्ड है। पहले रोल्स थ्योरम थी, उसके बाद लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और अब कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम आई जो उससे भी ज़्यादा जनरलाइज्ड है। अभी हम इसको देखेंगे कैसे। जैसे अगर लेट एफ एंड जी, यहाँ पे दो फंक्शंस होंगे एफ और जी, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड मान के चल रहे हैं हम, देखो दो तीन इसमें, अगर मैं पॉइंट्स में करके कराऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। एफ और जी दो फंक्शंस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर तक ये डिफाइंड है। तो सबसे पहली बात हम इनके बारे में जानते हैं, एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, किस पे, क्लोज्ड इंटरवल पे। दूसरी बात हम इनके बारे में जानते हैं, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। और तीसरी बात हमें ये बताई गई है कि जी डैश एक्स इज नॉन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल ए बी, दैट्स फाइन। हाँ, ओपन इंटरवल ए बी में भी बोलना काफ़ी है। अब देखो कैसे, तो रिजल्ट इसका क्या बोलता है आपको उससे समझ में आएगा कि ये तीसरी कंडीशन क्यों अप्लाई की गई। रिजल्ट कहता है कि एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। मतलब इनका जो एक तरीके से हम कहें कि जो ए और बी पॉइंट के बीच में जो लाइन आएगी उसका जो स्लोप आएगा डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी, मतलब हम इसको डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इन जनरल करके इस तरीके से देख सकते हैं। ऊपर भी बी माइनस ए से डिवाइड कर दें, नीचे भी बी माइनस ए से डिवाइड कर दें, तो ये जो रेट ऑफ चेंज आएगा ये एफ डैश सी ओवर जी डैश सी के बराबर आएगा। और एक बात जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहती हूँ वो ये है कि ए और बी, जैसे हम कोई कर्व बनाते हैं ए और बी पे, इस तरह की कोई भी कर्व है, इस कर्व को जोड़ने वाले ये पॉइंट्स, इनके एंड पॉइंट्स को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को जोड़ने वाली ये लाइन क्या कहलाती है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कल से, मीन वैल्यू थ्योरम देख रहे हैं ना। तो ये जो लाइन को हमने जोड़ा, मतलब इन पॉइंट्स को हमने जोड़ा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इनको जो पॉइंट्स को मिलाने वाली ये लाइन है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये हमें बताती है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा था ना हमने। यस मैम। इस इंटरवल में
एवरेज रेट ऑफ चेंज बताती है ये। और किसी पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव निकालें, जैसे हमने देखा था मीन वैल्यू थ्योरम में कि इस लाइन का जो स्लोप होगा ना वो किसी पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव के बराबर होगा, मतलब और ज़्यादा अगर हम इंट्यूशन लेना चाहें मीन वैल्यू थ्योरम की, तो जब हम एफ डैश सी निकालते हैं, ये जो रेट ऑफ चेंज होता है उस एफ डैश सी के बराबर होता है। यानी एफ डैश सी तो डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये बराबर होता है एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय वी माइनस ए के। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कभी ना कभी उस इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। ये है पूरी इंट्यूशन उसके पीछे, मीन वैल्यू थ्योरम के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे वही थोड़ा सा एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में देखा जाए उससे रिलेट करके, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ पूरे फंक्शन का ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, डिवाइडेड बाय जी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ जी। तो इन दोनों की जो रेशो होती है इन दोनों की रेशो के बराबर होती है, प्रोवाइडेड जी डैश एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर जी डैश एक्स नॉन जीरो होगा तो पहली बात तो जी डैश सी से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। और ये सी क्या होता है? देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे कंप्लीट लिखते हैं हम इसको, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी आपको लग रहा है कि आप कुछ और ऐड करना चाहोगे, या ये ठीक है, सारी कंडीशंस ठीक है? जी डैश एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि यहाँ हम डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं हम, तो नॉन ज़ीरो से ही करना पड़ेगा। कुछ और भी ऐड करना चाहोगे आप लोग? वैसे ही कंप्लीट थ्योरम है, पर इसमें आपको कुछ लग रहा हो अपनी मर्जी से कि ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो मुझे। अब ये थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करो कि जनरल कैसे है, जनरलाइज्ड कैसे है। ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको बोला जाता है, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम या जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। अब अगर g ऑफ x को x फंक्शन ले लिया जाए, g ऑफ x इज इक्वल टू x, लेट्स से, ये b माइनस ए मैंने आपके सिर्फ सहूलियत के लिए डिवाइड किया है, इसको आप हटा भी सकते हो क्योंकि जो एक्चुअल थ्योरम है उसमें नहीं है, ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया था। एवरेज जो एक्चुअल है स्टेटमेंट वो ये कहती है। अब g ऑफ x अगर x हो गया तो ज़रा इसमें सब्सटीट्यूट करके देखो क्या बनता है। g डैश सी क्या बनेगा? ऑलवेज वन होगा। डेरिवेटिव ऑफ x फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑलवेज वन। ठीक है, एक सेकेंड में रिकॉर्डिंग देख लूँ आने की नहीं। हाँ, बताओ मुझे, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स हाँ मैम, क्या मिलेगा? जी बी इज इक्वल टू बी, जी ए इज इक्वल टू ए, और जी डैश इज इक्वल टू वन। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम निकल लेग्रांज मीन जाएगा। वैल्यू थ्योरम बन जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को इस कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का पर्टिकुलर केस बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पे जी बी और जी ए अगर इक्वल हो गए तब भी तो प्रॉब्लम होगी, उस पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहोगे क्या? इसमें क्या लोड हो रहा है? स्क्रीन दिख रही है ना? पता नहीं क्या लोड होने लगा। हम विजिबल है। ठीक है, आप लोग बताओ तब तक मैं इसको देखती हूँ। मैम हम्म मैम हम्म। मैम जी ऑफ बी एंड जी ऑफ ए तभी इक्वल होगा ना जब जी एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। लेकिन मैम यहाँ पे तो गिवन है कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। ये कांस्टेंट तो वो फंक्शन है, एंड पॉइंट्स पर वैल्यू तो इस फंक्शन की भी सेम हो सकती, कोई भी ऐसा फंक्शन ले लो, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम होने को बोल रहे हैं ना, बी और ए पे। हाँ मैम, तो देखो अगर ऐसा हुआ, अगर जी बी और जी ए बराबर हुए तब हम उसके लिए कंडीशन देखते हैं ना, तो क्या होगा जी बी और जी ए बराबर हुए तो अब हम इस पे रोल्स थ्योरम लगा पाएंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? रुक जाओ एक मिनट,
ज़रा सोचो इसके बारे में। मैम तो फिर रोल्स थ्योरम से जी डैश सी 0 आ जाएगा और वो तो हम मना कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही तो नोट करना चाहती हूँ मैं, यही तो पॉइंट आउट करवाना चाहती हूँ। ठीक है ना, जी डैश एक्स को अगर हमने बोल दिया है नॉन ज़ीरो, जी डैश एक्स इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, तो ऑलरेडी बोल चुके हैं हम। लेकिन अगर एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम हुई फंक्शन की, तो किसी न किसी ओपन इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट पे वो फिर जी डैश एक्स ज़ीरो दे देने वाला है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने सपोज किया था उसके लिए। तो फिर थर्ड पॉइंट मैम कहाँ समझ से? में नहीं आया। देखो, थर्ड पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि जी डैश एक्स ओपन इंटरवल पे कहीं भी ज़ीरो नहीं है। लेट्स सपोज कि अगर जी बी और जी ए बराबर हो गए, मतलब प्रॉब्लम आई यहाँ पे, नीचे वाला ज़ीरो हो गया डिनोमिनेटर, जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज जी बी इज इक्वल टू जी ए। तो इस फंक्शन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अच्छा फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ओपन पे डिफरेंशिएबल है। और अगर जी बी और जी ए बराबर हो गए तो क्या होगा? रोल्स थ्योरम से क्या होगा? मैम जी डैश सी 0 हो जाएगा। हाँ, जी डैश सी ज़ीरो हो जाएगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ये कह रही हूँ मैं। विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट में बोला है कि जी डैश एक्स इज नॉन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल। ठीक है, और वैसे भी ठीक है मैम। हाँ, ओपन हमने इंटरवल पे क्या? कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ रोलेस थ्योरम देखा था ना, उसमें ऐसा था ना, अगर जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी हो जाए तो इन पॉइंट्स पे ओ सेम नहीं होगा। जी डैश एक्स इज नॉन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी हो जाए, हाँ बिल्कुल, तो जी ए इज़ नॉट इक्वल टू जी बी होगा। क्योंकि क्या दे रखा था हमें? ये दे रखा था कि फंक्शन, मतलब फंक्शन वन वन हो जाएगा एक तरीके से, हमें ये दे ही रखा था डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, वही कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाली बात हो गई कि अगर जी डैश एक्स नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, अगर किसी को कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद है तो वहाँ से कर लो, और फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस दे ही रखा है, तो कौन सी कंडीशन बचेगी जो होल्ड नहीं हो रही होगी? यही बचेगी ना कि जी ए इज़ नॉट इक्वल टू जी बी, तो जी डैश एक्स इज नॉन जीरो इम्प्लाइज जी ए इज़ नॉट इक्वल टू जी बी। ठीक है, फंक्शन को डायरेक्टली कांस्टेंट बोलने की बजाय हम ये बोलेंगे कि एंड पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, या फिर फंक्शन वन वन नहीं, वन वन हो जाएगा ऑब्वियसली, इसलिए वो किसी भी दो पॉइंट्स पे वैल्यू सेम नहीं दे सकता। ये हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी देखा था रोल्स थ्योरम के। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ मैम। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन करने की। लेकिन मैम ये मतलब रोल्स थ्योरम का एक जियोमेट्री है जिसे हम समझते थे, और लैग्रेंज भी है, लेकिन इसका जियोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसकी ज्योमेट्री मेरे को भी कहीं नहीं मिली, इसकी ज्योमेट्री मैंने ढूंढी, कहीं नहीं मिली। इसकी ज्योमेट्री साथ साथ नहीं, एफ का ग्राफ अलग बनेगा, जी का कुछ अलग बनेगा। ढूंढने की मैंने कोशिश की कि ज्योमेट्रिकली समझ में आए ये, पर ऐसा नहीं होगा। और अगर हम ऐसे देखना चाहें, कोई ऐसे सोच रहा है कि एफ डैश सी बाई जी डैश सी, एफ डैश सी की वैल्यू ये होती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो वैसे नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि एफ के लिए जो मैम सी तो सेम नहीं होगा सी दोनों के सेम लिए, नहीं होगा, हाँ वही बात है। तो ये मतलब ना तरीका भी हो गलत है। सकते। सी सेम भी हो सकता है और अलग भी तो हो सकता है, ये सी वन हो सकता है, ये सी टू हो सकता है, क्या पता हमें कि उसके लिए कोई और सी वन मिल रहा हो और उसके लिए कोई और सी टू मिल रहा हो। तो इसीलिए ये तरीका तो लगाना गलत है। ठीक है, ज्योमेट्री मेरे को भी कहीं नहीं मिली है, इसलिए मैं ज्योमेट्रिकली बताना चाहती थी। और कोई नहीं, वैसे इसका आप एक फंक्शन ले लो, अगर आप इसको प्रूफ करना है तो आप एक फंक्शन सपोज करो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जी एक्स माइनस जी ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। आई होप यही फंक्शन होगा।
इस पे आप रोज थ्योरम अप्लाई करना। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? मैम ब्रैकेट होगा ना? यहाँ पे ब्रैकेट होगा। ये बाहर एक कांस्टेंट पड़ा है मल्टीप्लाई में इन फंक्शंस के साथ, ठीक है। gx fx दोनों डिफरेंशिएबल थे, तो उनके अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन से हम बोल सकते हैं कि ये जो कंप्लीट फंक्शन h ऑफ x बनाया है वो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस होगा ए बी इंटरवल पे। तो अब इस h ऑफ x पे रोज थ्योरम अप्लाई कर दो और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, कोई ना कोई h डैश c मिलेगा, उसको ज़ीरो के इक्वल रखना, तो वहाँ से करके देखना कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को आप प्रूव कर पाओगे। सिंपलेस्ट तरीका यही हो सकता है इसको प्रूव करने का। तो आप इसको ट्राई करना और मेरे को बताना, ग्रुप में ही बता देना, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, इसको आपको मैम? आपको खुद, हाँ हाँ आपने ऊपर बोला ना कि हम ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ, इसको कैसे नहीं लिख सकते आपने बोला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, जो आपने क्रॉस किया है वैसे नहीं लिख सकते क्या? वैसे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आप एफ डैश मतलब एफ फंक्शन पे जब आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे तो एफ डैश c1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए मिलेगा। अब जी फंक्शन पे जब मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जी फंक्शन के लिए तो कोई और सी मिल सकता है ना, जरूरी थोड़ी वो c1 ही मिले जो f के लिए मिला था, किसी और पॉइंट पे ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल f फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। वो इस पॉइंट पे आपको मिला एफ डैश सी इज इक्वल टू ये वाला जो भी था, इसको ए नाम दे दो या c1 नाम दे दो, ये f फंक्शन का ग्राफ है। g फंक्शन के लिए आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको सेम मिल जाए। तो ये जो c मिला यहाँ पे आपको, इसको c2 नाम दे दो। ये c1 और c2 अलग हो सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं और इधर की तरफ कर देती हूँ तो यहाँ पे आपको c2 दिख जाएगा, ये c2 है। तो c1 और c2 अलग है ना, g के लिए आपको c2 अलग मिला, g डैश c2 इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो इसके लिए c अलग हो सकता है, उसके लिए c अलग हो सकता है। जब आप डिवीजन करते हो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में तो आपको सेम c चाहिए होता है ना, तो उस तरीके से अगर आप प्रूफ करके लाना चाहते हो मीन वैल्यू थ्योरम से तो ये पॉसिबल नहीं है उस वजह से। और मैम ये प्रूव करने से आपने जो तरीका बताया वो फंक्शन लेकर वहाँ कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप हो रहा है जिसमें जी जस्ट x से डिवाइड करना पड़ता है, तो वहाँ पे वो थर्ड कंडीशन काम में लग रहा है। थर्ड मतलब कंडीशन काम में आई है, हाँ वो तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन, उसके बिना तो हम बात कर ही नहीं सकते इस रिजल्ट की। जी डैश एक्स हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो अभी आप इसको करके देखना। न्यानिश क्लियर है वो बात? यस मैम। ठीक है, अगर हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है y माइनस एक्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, देखने में बड़ा डरावना सा लगता है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस सॉरी टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x लेस देन y माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रूव करना है हमें। इसको प्रूव करना आसान है क्योंकि ये आपको किस फॉर्म का दिख रहा है, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। एफ फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। उधर आपको y माइनस एक्स दिख रहा है, इधर आपको y माइनस एक्स दिख रहा है, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 1 upon 1 plus x square. एक्स स्क्वायर, वो भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। तो आपको क्या अंदाजा लग रहा है इधर से, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन को किसी भी इंटरवल में ले लो, यहाँ पे इंटरवल में बता देती हूँ, इन्होंने डिफाइन किया है एक्स लेस देन वाई, बस 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई, पूरे आर पे डिफाइंड होता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, कहीं भी किसी भी इंटरवल में उसको ले लेंगे हम।
तो बस सीधी सी बात ये है कि एफ को लेके चलो, मीन वैल्यू थ्योरम लगा लो, LMVT लगाओ। ठीक है, यहाँ पे LMVT काम आ जाएगी क्योंकि y माइनस एक्स दे रखा है। अब देखो कैसे, y माइनस एक्स की जगह कुछ और दे रखा होता तो हम देखते फिर ये कौन सा फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमें अगर हम y माइनस एक्स से डिवाइड कर दें, x लेस देन y है, वो सारी बातें हो जाएंगी। पर सबसे पहले मैं LMVT से आपको कराती हूँ। अगर f ऑफ x हमने मान लिया टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, x लेस देन y है, x और y का इंटरवल हम बना सकते हैं। तो f ऑफ y माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय y माइनस x, दिस विल बी इक्वल टू सम f डैश c। और ये जो c होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ऊपर इंटरवल एक्स वाई से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, पहली बात तो f डैश c क्या होगा, 1/1 प्लस सी स्क्वायर। और c कहाँ बिलोंग करता है, x लेस देन c लेस देन y। मैं इसलिए ऐसे इसको लिख रही हूँ क्योंकि अभी इसका यूज़ होने वाला है। और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y माइनस x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इक्वालिटी में तो हमारे पास आ गया। हमें यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज दिख रही हैं, उनका हमें कुछ करना पड़ेगा, उनको लेके आना है हमें। तो अगर हम ये देखें, यहाँ से थोड़ा कंपैरिजन किया जाए, x लेस देन c लेस देन y, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी, सारा पॉजिटिव में काम चल रहा है, एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन c स्क्वायर विल बी लेस देन y स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप ये 0 से 1 वाली प्रॉब्लम तो आएगी नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1/1 प्लस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस सी स्क्वायर किससे छोटा आया, 1/1 प्लस सी स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, और देखो हमें राइट हैंड साइड पे भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दैट वही चाहिए। तो बस अब हमारा काम बन जाएगा, यहाँ पे रखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स, वेल टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x, y माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस सी स्क्वायर। तो मैं एक बार यहाँ पे 1/1 प्लस सी स्क्वायर ही रखती हूँ, उसको मैं बाद में टेंजेंट इनवर्स वाली इक्वेशन से रिप्लेस कर लूँगी, ये जो भी टर्म बन रही है टेंजेंट इनवर्स में। अब 1 प्लस सी स्क्वायर किससे छोटा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और बड़ा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से। तो इसकी जगह अब हम रख लेते हैं अपना टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y माइनस x विल बी लेस देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, x लेस देन y है ना, तो y माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, y माइनस एक्स से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस एक्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x ओवर y माइनस एक्स, सॉरी ओवर 1 लेस देन y माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, बताओ। हाँ मैम ठीक है। रिजल्ट लाके प्रूव कर दिया, इतना अजीब सा दिखने वाली चीज़ हमने प्रूव कर दिया, और ये सब मीन वैल्यू थ्योरम की वजह से। ये तो सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी एक फंक्शन लेके, कुछ दो फंक्शंस वाला सीन भी होगा तो भी हो जाएगा, बस हमें समझना पड़ेगा कि कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें। पर डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ घुमा फिरा के ही आएंगे, ज़्यादा इतना इस तरीके का प्रूफ नहीं करने को बोलेंगे वो। तो अभी हम एक दो क्वेश्चंस देख भी लेंगे कैसे आते हैं, और टेलर्स थ्योरम से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों से टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम टेलर्स थ्योरम को एक बार देखेंगे, मैक्लॉरिन्स थ्योरम देखेंगे, फिर देखते हैं उसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एक दो प्रीवियस ईयर देखते हैं।
इसके रिगार्डिंग भी कुछ मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट, तो हम इसके रिगार्डिंग भी कर लेंगे। तो मेन तो यही है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके साथ एक और चीज़ बता देती हूँ, लिप्शिट्ज़ फंक्शन। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। लिप्शिट्ज़ फंक्शन, किसी फंक्शन का लिप्शिट्ज़ होना ना होना वो कैसे निकाला जाए, वो भी उसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा मतलब वाइड स्प्रेड यूज़ है इसका कैलकुलस में। जो भी है, लिप्शिट्ज़ फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन तो क्या ही है, मतलब अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जितनी मेरे को याद है मैं बता देती हूँ, बुक्स में आपको मिल जाएगी। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसको लिप्शिट्ज़ कब बोला जाएगा? अगर उसके लिए कोई कांस्टेंट के मिल जाए, कोई रियल नंबर के मिल जाए, सच दैट वो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। देखा होगा ये फंक्शन कहीं पे। इस फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो थोड़ा सा तो इसको हम मॉडिफाई अगर करके देखना चाहिए, तो डेफिनेशन की बात हो गई। पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। और यहाँ पे मैम इसका एक्स डोमेन नॉट में कोई इक्वल टू वाई। रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्या? क्या इसका डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? डोमेन तो जो भी प्रोवाइडेड होगी वो फंक्शन पे ही डिपेंड करेगा ना। ठीक है, बहुत एग्जैक्ट मेरे को डेफिनेशन याद नहीं है, पर जो कंडीशन होती है वो मेन यही होती है कि कोई कांस्टेंट के मिल जाए सच दैट यू, और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन खास नहीं होती। ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जब हम इसको देखते हैं, ये लिप्शिट्ज़ फंक्शन, तो थोड़ा सा वहाँ पे चेंज होता है, पर यहाँ पे सिंपल ही है। एक्स नॉट इक्वल टू वाई लेके चलेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई के लिए तो सब होना ही है सेटिस्फाई, जानते ही हैं हम। 0 0 हो जाएगा सब तरफ। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से अगर डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू के। है ना? यस मैम। अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वाई कर दें दोनों तरफ, तो इस तरफ तो क्या बन जाएगा, एफ डैश वाई का मॉड, वो मॉड कंप्लीट पे ले लेना, उस तरफ के बन जाएगा। मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो माइनस के से के बीच में लाई करेगा, अगर फंक्शन लिप्शिट्ज़ हो गया तो। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हम वहाँ से डिराइव करके ला सकते हैं, पर एक बार मीन वैल्यू थ्योरम के रिस्पेक्ट में इसको समझते हैं कि कैसे मीन वैल्यू थ्योरम से हम किसी फंक्शन को लिप्शिट्ज़ प्रूव कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं दूं अगर लिप्शिट्ज़ फंक्शन का, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है ना, हाँ कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा कोई भी, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इसमें तो सब सेम ही होगा। तो एक और फंक्शन लेते हैं हम, साइन एक्स। साइन एक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ पे वो के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वो के इज इक्वल टू 1 है। इस के को क्या बोला जाता है, लिप्शिट्ज़ या लिप्स कांस्टेंट बोल लो, लिप्स कांस्टेंट। ठीक है, हर फंक्शन के लिए ये कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। साइन एक्स के लिए कांस्टेंट 1 है। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स माना जाए, साइन एक्स के पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई उसको हम देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स माना जाए। अच्छा, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आज डालूंगी, वो भी कर लेना ट्राई, और प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दूंगी। अगर एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स माना जाए, तो इस पर कोई भी इंटरवल हो, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में एक्स लेस देन वाई ले लेती हूँ, उसमें आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस फंक्शन पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो साइन वाई माइनस साइन एक्स ओवर वाई माइनस एक्स, ये किसके इक्वल आएगा बताओ, मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मैम एफ डैश सी से। एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी मतलब कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी के बराबर आएगा, कोई ना कोई सी, और सी बिलोंग करेगा
एक्स और वाई के बीच में। तो देखो, अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस लूँ, क्योंकि मुझे मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज मेरे को यहाँ पे जाना है, तो साइन वाई माइनस साइन एक्स। अच्छा, कॉस सी का मॉड ज़रा देखो क्या होता है। लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये जो साइन वाई वाला मॉड है ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस सी का मॉडुलस मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है। तो क्या हम आ चुके हैं उस चीज़ पे जो हमें प्रूव करनी है? साइन वाई माइनस साइन एक्स, दोनों साइड वाई माइनस एक्स के मॉड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई के लिए भी सेटिस्फाई होगा, उसके लिए तो होगा ही होगा, उसके लिए तो होना ही है। अगर ये सारा फॉर ऑल एक्स वाई सेटिस्फाई हो तो ऐसे फंक्शन को लिपशिट्स बोला जाता है। ज़ीरो के लिए तो हर फंक्शन में सेटिस्फाई होगा ना। यहाँ पे मैं एक और बात लिख देती हूँ, दिस इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल एक्स एंड वाई। ठीक है, जो भी एक्स वाई डोमेन के होंगे उसके लिए। एक्स नॉट इक्वल टू वाई लेके हम इस बात पे आए थे, सॉरी यहाँ पे लिखो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, वहाँ एक्स इक्वल टू वाई के लिए तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे तो सब फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन हर एक डोमेन के पॉइंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस फंक्शन को लिपशिट्स फंक्शन बोला जाएगा। साइन एक्स ऐसा फंक्शन है, और हमने देख लिया कि साइन एक्स ऐसा फंक्शन क्यों है। कॉस एक्स के लिए ज़रा निकाल के लाओ लिपशिट्स कांस्टेंट क्या होगा विद द हेल्प ऑफ प्रूफ। मैम 1 ही तो होगा। कर लिया प्रूफ? टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्या ये लिपशिट्स होगा कि नहीं होगा? आप डायरेक्टली एक काम भी कर सकते हो, डायरेक्टली डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हो ना। इसका डेरिवेटिव निकालो, बाउंडेड है तो बात ठीक है, नहीं तो बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक है। साइन के लिए हमने क्या किया? साइन को ही देखो, साइन के लिए हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव निकाला कॉस सी किसी भी पॉइंट पे, उसकी मॉडुलस वैल्यू चेक की फॉर ऑल सी, मतलब उसके मॉडुलस डेरिवेटिव के मॉडुलस पे मेन जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है। जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ भी एक्स वाई हो, इस पे कंडीशन क्या है? क्या ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड है? क्या है मतलब? अनबाउंडेड है। बाउंडेड बाय विच नंबर? वही इसका लिपशिट्स कांस्टेंट बनेगा ऐसे। 1 से 1। हाँ, देखो एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 1 से बड़ा होता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होता है। तो मतलब ये जो है ये 1 से छोटा होगा। या इसके मॉडुलस की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे ये कंडीशन निकाल रहे होंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस वाई, दिस विल बी, इसकी मॉडुलस की बात कर रहे होंगे, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की मॉडुलस की। वैसे इसके मॉडुलस की बात करो या इसकी बात करो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा 1 से कम आएगा, तो दिस विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? यस मैम। यस मैम। चलो, बड़े अच्छे बच्चे हैं। एक क्वेश्चन मुझे कराना है जो सुबह रह गया था, ग्राफिकली उसको समझते हैं। बढ़े आगे? चलो, सुबह वाला और ये वाला PDF सेम ही होगा, इसको मैं अपलोड कर दूंगी। अगर कोई फंक्शन है f, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a b
से आर तक 3 टाइम्स वो डिफरेंशिएबल है। देखो आज थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, क्वेश्चन करने की एबिलिटी पे ध्यान देना, प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। हमें डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्टिन्यूटी से थोड़े कम आते हैं, वैसे आते उससे भी हैं पर इससे थोड़े ज़्यादा आते हैं। और मैम सिर्फ टेलर्स थ्योरम बाकी है ना? टेलर्स थ्योरम, हाँ बस टेलर्स थ्योरम रह गई, इसके बाद हम वही करेंगे और 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आए हैं, बस दैट्स इट आज के लिए। इसके साथ दे रखा है एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AFA एंड BFB, ठीक है, intersected 2 points at 2 points in x0 x1 कह सकते हैं हम उनको, इन ओपन इंटरवल AB। तो क्या होगा इससे ये होगा कि कोई ना कोई हमें C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB मिल जाएगा जिसपे ट्रिपल डेरिवेटिव, फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं। ऊपर वाली कंडीशंस ऐसी ही हैं, नॉर्मल सी कंटिन्यूअस फंक्शन है और 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ, ये कंडीशंस मेन है। द लाइन जॉइनिंग AFA एंड BFB इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स इन AB। एक सेकेंड, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, सॉरी यहाँ पे ना इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f ऑफ x के ग्राफ को वो 2 बार इंटरसेक्ट करती हैं बीच में से। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन होगा, a यहाँ पे हो, मान लो b यहाँ पे है, और AFA और BFB को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ये हो गया ना AFA, ये हो गया BFB, कोऑर्डिनेट्स हो गए ये। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन f के ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। चलो वैसे मैं बेसिक वाला ही कराती तो ही ठीक था, पर कोई नहीं, 2 बार वाला कर लेते हैं। इस तरीके का होगा ग्राफ या फिर इस तरीके का होगा? टेल मी। हम 2 बार इंटरसेक्ट करने के लिए 2 बार इंटरसेक्ट करने के लिए ओपन जो इंटरवल पहले बनाया था वो वाला। वो होगा, ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पे भी एक रिजल्ट है, उसमें क्या होगा, जब एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो F"C0 होगा। ये मतलब चीज़ें आगे बढ़ती जाती, कोई इनमें लिमिट ही नहीं है, बस ऐसे रिजल्ट्स बना दिए गए हैं। तो इस तरीके का कुछ भी ग्राफ हो सकता है, चाहे ये ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, उससे डजेंट मैटर। यहाँ पे बस हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, x0 और यहाँ पे कुछ मिल रहा है x1। x0 और x1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ ऑफ f और ये जो लाइन सेगमेंट है AFA और BFB को जोड़ने वाली है। ग्राफ क्लियर है? तो हमें कोई ना कोई C मिलना चाहिए जिसपे ट्रिपल डेरिवेटिव 0 हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बस हमें यही प्रूव करना रह गया है अब, ठीक है, बढ़िया। यहाँ से देखो एक चीज़, तो यहाँ से देखते हैं हम, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं थोड़ी सी। ये जो पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, इन 3 पॉइंट्स में खास बात क्या है, मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, डॉटेड लाइन है। इन 3 पॉइंट्स में खास बात क्या है, C1 पॉइंट है, C2 पॉइंट है और C3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स की खास बात क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इन तीनों पॉइंट्स पर किसके बराबर होगा? जी f of b minus f of a upon b minus a। हाँ,
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये जो इनका जो टेढ़ापन है, जिसको हम टेढ़ापन या स्लोप कहें, जो स्टीपनेस है इनकी, जो ऐसा है, मतलब ए एफ ए और बी एफ बी को जोड़ने वाली लाइन ऐसी है, तो ये जो तीन लाइंस हैं ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, पैरेलल है। ये ए एफ ए और बी एफ बी को जोड़ने वाली लाइन के बस पैरेलल है। तो उनका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, वो इन तीनों पॉइंट्स पे, इस पॉइंट को C1 नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को C2 नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को, ये यहाँ कहीं है, C3 नाम दे देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे ये डेरिवेटिव सेम रहने वाला है। अब क्या हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी में घूम रहे हैं हम। तो बताओ अब कौन सी थ्योरम अप्लाई करना अच्छा रहेगा हमारे लिए? LMVT। और कोई बताए? LMVT भी हाँ की जा सकती है, कर तो खैर कोई लो। ठीक है, तो रोज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब डायरेक्टली रोज ही दिख जा रही है हमें, तो इसका अच्छा मतलब क्या अच्छा। होगा? हाँ, मतलब कर लो LMVT, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। C1 और C2 के बीच में हमें कोई C1 डैश मिल जाएगा, और C2 और C3 के बीच में हमें कोई C2 डैश मिल जाएगा, है ना। इन पर क्या होगा, मतलब डैश बोलूँ या क्या बोल दूँ मैं, C11 C22 ऐसे बोल देती हूँ। इन पर क्या होगा, डबल डेरिवेटिव C11 पे 0 हो जाएगा, C22 पे भी डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सारा प्रूफ ग्राफिकली कर रहे हैं हम, है ना। ग्राफ के बिना इसको किया भी नहीं जा सकता। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ग्राफ की सेंस में बनाया गया, ताकि आप ग्राफिकली देखें इसको। अब इसके लिए क्या होगा, C1 और C2 के बीच में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इनके बीच में क्या मिलेगा हमें? कोई भी लेट्स से C मिल जाएगा, जिस पर ट्रिपल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर से मैंने रोल्स थ्योरम अप्लाई की, और ये C कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर सब इंटरवल में हो, ये C होना तो आखिरकार किसके अंदर है? मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रही, आखिरकार हमें पता है ये C ओपन इंटरवल AB के अंदर ही आना है, किसी भी पर्टिकुलर सब इंटरवल के अंदर आना तो ये ओपन इंटरवल AB में ही है। बताओ, किसी को कहीं डाउट है तो मुझे बताओ। तो क्लियर हो नो गया? मैम। अच्छी बात है, ठीक है। एक समरी ले लेते हैं इसकी। हमें प्रूव क्या करना था, AFA और BFB को जोड़ने वाली लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, A और B के बीच के 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। A और B पे तो करेगी ही, वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन A और B के बीच के 2 पॉइंट्स हैं जिन पर ये इंटरसेक्ट करिए, एक ये, एक ये। अब इसकी वजह से ग्राफ 2-3 बार घुमावदार होगा, और जिसकी वजह से हमें ये 3 पॉइंट्स पर C1, C2 और C3 पर फर्स्ट डेरिवेटिव f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए मिलेगा बाय LMVT। इससे हमें क्या पता चला कि 3 पॉइंट्स पर डेरिवेटिव सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब C1 और C2 के बीच में डबल डेरिवेटिव 0 होगा बाय रोल्स थ्योरम, और C2 C3 के बीच में डबल डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे C22 आएगा। फिर C11 और C22 के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जिस पर ट्रिपल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये रोल्स थ्योरम फिर से हमने अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, और यहाँ पे भी रोल्स। मतलब मैम पहले LMVT यूज कर रहा हूँ, उसके बाद रोल्स। चाहे आप हर बार LMVT यूज़ करो, आपकी मर्जी। LMVT तो जनरल फॉर्म है ही रोल्स की, पर रोल्स ही हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जब हमें पता है कि रोल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब मीन वैल्यू थ्योरम से ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इजी था ये। तो बढ़े आगे, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो कुछ देख लेते हैं हमारा रहता हो तो। हाँ, कन्वेक्सिटी कन्केविटी का कंसेप्ट रह गया, चलो उसको बाद में देखेंगे, वो मैं देखना ही भूल गई। कल देख लेंगे उसको, थोड़ा सा रह गया है वो तो।
बाकी आपको ग्राफिकली पता है कि कन्वेक्सिटी कनकेविटी क्या है। अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको दूं तो आप मुझे बताना उससे क्या आपको समझ में आएगा कि let f is r to r 2 times differentiable and f double dash x is greater than 0 for all x belongs to r। अच्छा निर्मला, विंडोज 11 सही चल रही है? मैं भी अपडेट कर लूँ। यस मैम। वैसे भी तुम्हारा इंटेल है, सही चलेगी। ठीक है, तो देन exactly 2 roots in r। दो स्टेटमेंट लिखी हैं, आपके हिसाब से क्या सही होनी चाहिए, क्या गलत होना चाहिए? दोनों गलत या दोनों सही होनी चाहिए? और जो मैंने क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए दोपहर वाली क्लास में, वो कर लिया सबने? ये लो, दो स्टेटमेंट दिए बस मैंने। Then statement 1 to false. स्टेटमेंट 1, ठीक है। और अगर बोल दिया जाए इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है तो मतलब इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है तो आपको सिलेक्ट करना है, तो किसको करोगे? ऑप्शन 2 को। ठीक है, देखते हैं। मेरा नेट अगर कहीं भी बीच में स्लो हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ा चेंज कर लूँगी उसको, दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर लूँगी। वो जो दिया था एफ डैश इज मोनोटोन देन एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस, वो किया किसी ने? मैम उसका ट्रू लग रहा है, काउंटर नहीं मिल रहा। और सोच रहे हैं ना, डिस्कस करें। ऑप्शन 1 फॉल्स होगा, ऑप्शन 2 ट्रू होगा मैम। चलो ऑप्शन 2 क्यों ट्रू होगा इस पे हम कल बात करेंगे।
इसको आपको सोचना है कि ये क्यों ट्रू है। कन्वेक्स फंक्शन को आप जानते हो, ये कैसा फंक्शन दे रखा है? कॉनकेव। कनकेव अप या कन्वेक्स फंक्शन, इसको कन्वेक्स भी बोला जाता है ना। कनकेव अप है ये, ठीक है। कटोरा सीधा रखा है, तो इस हिसाब से आपने थोड़ा बहुत आइडिया लगा के बोल दिया है फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, लेकिन सेकंड गलत क्यों है इसके बारे में आपको सोचना है। हम जब कन्वेक्सिटी कनकेविटी, मैम फर्स्ट ऑप्शन मैम ट्रू सेकंड कैसे है? फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है, सेकंड ऑप्शन ट्रू है। हाँ यही है ना, हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन ट्रू है, मैंने उल्टा बोल दिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन कैसे फॉल्स किया ये बता दो। सेकंड ऑप्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैम काउंटर लिया X raised to y 4। क्या लिए? मैम मैंने x⁴ लिया। x⁴ ले लो, x⁴ ले लो, सब काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इस x² को लोगे आप तो x² की तो एक ही जीरो होती है, पर ये क्या रखा है एग्जैक्टली 2 रूट्स इन आर, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन के बारे में हम कल जब कन्वेक्सिटी कनकेविटी से एक दो बातें रिलेट करेंगे तब देखेंगे कि ये सेकंड ऑप्शन ट्रू क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है सबको? फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप कोई भी काउंटर एग्जाम्पल लोगे ये ट्रू ही आना है, कोई एग्जाम्पल इसमें काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उस पर हम बात करेंगे कल, एक बार मेरे को याद भी दिला देना कल क्लास में। और जो ये दिया था ये किसी का हुआ, f' इज मोनोटोन, नहीं हुआ है तो इस पे भी हम कल बात कर लेंगे अगर और सोचना चाहते हो। f' इज मोनोटोन, और क्या था इसके साथ? डिफरेंशिएबल था, f इज डिफरेंशिएबल, implies f' is continuous। तो चलो अब टेलर्स थ्योरी पे बात कर लेते हैं, या इसको बताऊं? मैम कल ही बताना। ठीक है, और सोच लो, अच्छी चीज़ है ये। टेलर्स थ्योरम पे बात करते हैं, इसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो देख लो और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। वैसे टेलर्स थ्योरम को, अच्छा सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया आपको रिफ्रेज में। जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम इसको नहीं बोला जाता। जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम बोला जाता है टेलर्स थ्योरम। मैम ठीक है ना, इसको बोला जाता है जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, अभी हम देखेंगे कि क्यों। तो सेकंड जो स्टेटमेंट बताया ना आपने ऊपर, क्या वो ट्रू है? हाँ सेकंड हाँ स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। उसमें अगर हम x को x⁴ - x² ले ले इसका तो ग्राफ क्या वो कैसा काउंटर? कनकेव है ये हमेशा, f'' इसका हमेशा पॉजिटिव है, x⁴ - x², इसका डबल डेरिवेटिव बनेगा 12x² - 2, तो हमेशा तो पॉजिटिव नहीं आएगा। 0 रख दो x को, देखो ना f'' इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। x⁶ - x⁴ ले ले फिर। x⁶ - x⁴, तो ये आ जाएगा 30x की 4। तो इसमें भी x = 0 रख दो। अच्छा x⁴ है तो ये क्या बनेगा 12x², x² कॉमन लोगे तो ये x², 30x² - 1, तो 0 पे तो ये 0 वैसे ही बन रहा है, तो दिख ही रहा है। बताओ
मैम फिर ये काउंटर नहीं हो सकता क्या? काउंटर कैसे हो सकता है? एफ डबल डैश पॉजिटिव होना चाहिए। आपका एफ डबल डैश ये आ रहा है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो यही आएगा। क्या एफ डबल डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है हर रियल नंबर के लिए? नहीं, ज़ीरो पे तो ये ज़ीरो ही आ रहा है। समझ गए मैम। ठीक है, तो काउंटर सही लो, उसके बाद फिर ऑप्शन पे बात आएगी ना। तो ये थ्योरम क्या बोली जाती है? इसको बोला जाता है जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम भी। इसमें क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ है कि उसका एन माइनस वन डेरिवेटिव एफ एन माइनस वन इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू ए प्लस एच, मतलब कोई फंक्शन है उसका एन माइनस वन डेरिवेटिव, जिसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस हो इन दिस इंटरवल ए टू ए प्लस एच। एच कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है और इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, और ये सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करें और कॉन्टिन्यूस हों ए टू ए प्लस एच में। अच्छा, वैसे तो ये करेंगे ही। f1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और ना सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन भी f डैश f डबल डैश एंड सो ऑन n माइनस वन डेरिवेटिव तक ये फंक्शंस एग्जिस्ट करें और कॉन्टिन्यूस हो इन ए टू ए प्लस एच। वैसे ऊपर ये बात जो कर दी गई, इससे हमें पता चल ही जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी प्रीवियस वाले जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज्ड इंटरवल में। और उसके रेफरेंस में ये थर्ड पॉइंट दे दिया गया। तो अगर ये 2 पॉइंट्स की बात की जाए तो भी काफ़ी है कि n माइनस वन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल में, और जो नेक्स्ट nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर जाए ओपन इंटरवल में। तो टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन, ये मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। ठीक है, ये चलती चली जाएगी। एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे तो इसकी स्टेटमेंट ये होती है, क्योंकि अगर हम nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ तक रुकना पड़ेगा आके। ये वाली फॉर्म अजीब होती है वैसे। एच एन माइनस वन एफ एन माइनस वन प्लस एच रेज टू एन वन माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये खैर मेरे को भी देखना पड़ेगा इसके पीछे कंप्लीट लॉजिक क्या है। ये जो थीटा वाला होता है ए प्लस थीटा एच, क्योंकि ये फॉर्म इतना यूज़ नहीं होती। जो फॉर्म यूज़ होती है वो एक्स माइनस ए वाली पावर्स में यूज़ होती है, उसको भी मैं साथ के साथ बता देती हूँ। ये फॉर्म जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एफ ऑफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, ट्रिपल डैश ए, एन माइनस वन डेरिवेटिव तक, और लास्ट में एन डेरिवेटिव तक है। पता नहीं यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल आएगा कि एन फैक्टोरियल आएगा, ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। बुक में एन माइनस वन फैक्टोरियल दे रखा है, एच की एन बाय एन फैक्टोरियल। तो खैर जो भी है, इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसके अंदर क्या है
अच्छा, इसमें एक और बात है, कहाँ गया? देखने का टाइम नहीं मिला। चलो, मैं इसको बताऊंगी, इसकी इस फॉर्म को। दूसरी वाली फॉर्म एक बार देख लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। बाकी इसकी जो लॉजिक वगैरह है वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इतने अच्छे से तो मैंने भी नहीं देखा था। टेलर्स थ्योरम पढ़े हुए ज़माना हो गया मुझे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए एक्स को ए प्लस एच या ए प्लस एच को एक्स पुट करते हैं, मतलब ऊपर वाली फॉर्म से ही डिराइव्ड है ये। और ये सपोज करते हैं कि जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, तो ये जो टर्म्स हैं ये ज़ीरो को अप्रोच करने लगती है, मतलब कुछ ऐसा ही है। बाकी हम इसको लिख के देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस एज होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ एच है देखो वहाँ वहाँ एक्स माइनस ए है, ठीक है। एच इज रिप्लेस्ड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स जनरली निकालना है विदाउट किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पुट किए, जैसे एक्स वहाँ कोई भी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता था, यहाँ पे हम किसी फंक्शन की जनरल सीरीज वाली फॉर्म निकालना चाहते हैं, तो हम एक्स वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लॉग एक्स की सीरीज़ निकालनी होती है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की, तो हम फिर ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। ई टू द पावर एक्स की निकालनी है तो ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये वाली फॉर्म ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, बाकी उसके बारे में मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, ठीक है। इस सीरीज़ में और उस सीरीज़ में ये फ़र्क है कि उसमें हम उसी वाली सीरीज़ में एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कराते हैं, तो ये नीचे वाली इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म बनती है। ये टेलर्स थ्योरम कई बार आपने देखी भी होगी। इसको अगर देखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरली, एक्स माइनस ए रेज टू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल और एफ का nth डेरिवेटिव एट ए समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, सीरीज़ की फॉर्म में समेशन लगा के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम कई जगह यूज़ भी करते हैं, जैसे हमें साइन एक्स की सीरीज़ एक्सपेंशन निकालनी है, साइन एक्स की हमें सीरीज़ एक्सपेंशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। मान लो ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे निकालनी है, और हाँ, जब ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है तो इसको क्या बोला जाता है, मैक्लॉरिन सीरीज़। मैक्लॉरिन सीरीज़ और कुछ नहीं है, टेलर सीरीज़ में जब हम एक ए को ज़ीरो पुट कर देते हैं, यानी सेंटर ज़ीरो ले लेते हैं उस सीरीज़ एक्सपेंशन का, तो वो मैक्लॉरिन सीरीज़ बन जाती है। तो साइन एक्स, ये आवाज़ आ रही है ना, मैंने कहा कहीं गायब हो गया। साइन एक्स इज समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स माइनस ए रेज टू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। जो साइन का nth डेरिवेटिव है वो हमें ज़ीरो पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। साइन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन के लिए काफ़ी ईजी है, क्योंकि उनके डेरिवेटिव रिपीट होते रहते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, कॉस का फिर साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर साइन आएगा। तो आप देखोगे कि साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब -1 रेज टू पावर n माइनस वन, -1 रेज टू पावर 1 साइन एक्स। थर्ड डेरिवेटिव इसका क्या होता है,
-1 रेज टू पावर 1 ही रहेगा यहाँ पे, मतलब कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेट हो जाएगा। इसको आप बार बार निकाल के देखोगे तो प्लस माइनस कुछ इस तरीके से अल्टरनेट साइंस होंगे, और ये यहाँ पे होता है cos x। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेटिव यहाँ चेंज होते चले जाएंगे। x माइनस ए की पावर्स रहेंगी, यानी x की पावर्स रहेंगी, a तो यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख के देखते हैं हम कैसे लिखेंगे साइन x की सीरीज एक्सपेंशन। साइन x की सीरीज एक्सपेंशन देखो क्या बनेगी, ये बन जाएगी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हाँ एफ ऑफ ए से, मतलब एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस ए रेस्ट एक्स माइनस 0, यानी x रेज टू 0, सॉरी x माइनस ए रेज टू 1, तो x रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव के लिए भी हम करके देख लेंगे। 0 पे साइन x 0 देगा, साइन x का डेरिवेटिव 0 पे क्या देगा, 1 देगा। यस मैम। साइन का डेरिवेटिव 0 पे 1 देगा, तो x रेज टू पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस साइन का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन देगा, माइनस साइन, तो वो भी 0 है। वो 0 पे 0 ही आएगा, तो माइनस साइन 0 वो 0 ही आना है, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स क्या देगा, -1, और यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाइड है एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ साइन जैसा बनता चला जा रहा है, ये बनेगा अल्टीमेटली एक्स रेज टू पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको कभी निकालना हो तो आप इसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी ले सकते हो, आपको कोई सीरीज याद ना आ रही हो। और इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का क्या तरीका होता है, साइन एक्स का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी मैं जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ, एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1 2n minus 1 divided by n factorial summation n from 0 to infinity, तो ये तो 2n plus 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा। बताओ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का क्या तरीका होता है पावर सीरीज में, भूल गए? मैम un प्लस 1 बाई un का लिमिट देखेंगे और वो 1 माइनस आर के बराबर 1 बाई आर के बराबर होगा। हाँ, या तो मैंने प्रूव कर लेंगे, या un प्लस 1 बाई un का लिमिट देख लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे un प्लस 1 बाई un, वो आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, मॉडुलस का लिमिट देखते हैं, इसलिए -1 रेज टू पावर n तो प्लस ही हो जाएगा, तो मॉडुलस करके इसकी लिमिट देखी जाती है, ये इन्फिनिटी आएगी, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस साइन का इन्फिनिटी है। अब जैसे log x की आप सीरीज एक्सपेंशन निकालोगे तो वो निकलेगी x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की 5 बाई 5 फैक्टोरियल, सॉरी x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की 4 बाई 4, कुछ इस तरीके से निकलती है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकालते हैं, वो कुछ जनरल फॉर्म इसकी इस तरीके से बनती है, n आएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाता है, un प्लस 1 बाई un, n प्लस 1 बाई n, वो 1 आता है। फिर हम देखते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर 1 है, इसका सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस 0 था, x की कौन सी पावर्स है, x माइनस 0 की पावर्स है ना, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 था, सॉरी सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस 0 था,
ए क्या होता है, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, जिस भी पावर्स में आप लिख रहे हो वो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। अब आपको ये तो पता है कि जीरो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस के हिसाब से ये होना चाहिए लॉग का एक्सपेंशन, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ लेगा, सेंटर चेंज कर देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस ही चेंज कर देते हैं, वो बस वहीं पे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी ईजी आता है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो जाएगा, तो मतलब -1 से 1 में तो ये कन्वर्ज करेगी, और x इज इक्वल टू 1 और -1 पुट करके चेक कर लेंगे कि किसके लिए कन्वर्ज करिए। जैसे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये log 2 आ जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, विच इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज। तो 1 के लिए कन्वर्ज करेगा तो 1 पे इक्वालिटी आ जाएगी, पर -1 के लिए कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड पे सीरीज़ बनेगी वो -1 रेज टू पावर 1 आ जाएगा ऊपर, 1 या -1, तो समेशन 1/n कन्वर्ज नहीं करती है। इधर log 0 आ जाना है वैसे भी, तो इस पे कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ऐसे बाउंड्री पॉइंट्स पे इस तरीके से चेक कर लिया जाता है। ठीक है, सेंटर चेंज भी कर दे तब भी आप इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता दोगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो वही है ना, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो सकता है अगर सेंटर चेंज कर दिया तो, क्योंकि अगर मॉड ऑफ x माइनस ए सेंटर कर दिया, रेडियस तो तब भी वही रहना है, तो उस हिसाब से इंटरवल ये बन जाएगा -1 प्लस ए से -1 1 प्लस ए। फिर आप इसके बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करते रहना किस पे कन्वर्ज कर रहा है किस पे नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ हाँ प्रीवियस मैम। ईयर के। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। और एक दो रिफ्रेश करा देती हूँ, एक दो सीरीज की एक्सपेंशन। ये वाली पता है आपको, 1/1 प्लस एक्स या 1/1 माइनस एक्स दी जाए वो ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या होती है, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स। इसको बायनोमियल थ्योरम से इजीली इसकी एक्सपेंशन निकाली जा सकती है। क्या होती है, 1 + x ऐसे होते हैं। हाँ, इसको आप और कैसे लिख सकते हो सीरीज फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हो समेशन x टू दी n, समय। है ना। और ये क्या है, ज्योमेट्रिक यस मैम। सीरीज। मैम 0 to infinity। 0 to infinity, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, व्हेन मॉड x इज <1 <1। ठीक है, तो ये मॉड x <1 के लिए कन्वर्ज करेगी। और इसके बारे में आप क्या जानते हो, 1/1 प्लस एक्स हो जाए अगर, तो उसमें कुछ नहीं होता। 1/1 प्लस एक्स के लिए क्या होता है, 1 माइनस ऑल्टरनेटिव हो जाता है। स्क्वायर। हाँ, बस x नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 माइनस एक्स। तो बस उसी को एक्सपैंड कर दिया, -x³ एंड सो ऑन। ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर n x की n समेशन। ठीक है, यस मैम। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 1 ही होगा, चाहे आप निकाल के देखोगे तो भी 1 ही मिलेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाले तरीके से भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला जाता है, जैसे ऊपर भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ रहा था, जो an साथ में पड़ी थी इसके, an x टू दी n, उसकी हेल्प से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बन रहा था, तो यहाँ पे भी 1 ही बनेगा। हाँ मैम। और जैसे ये भी है 1/1 प्लस x², या 1/1 माइनस x², इसके बारे में भी हम जानते हैं, 1/1 माइनस एक्स की पावर -2, ये क्या होता है, 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन। इस तरीके से होते हैं इसकी एक्सपेंशन। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। अब ज़रा ये क्वेश्चन देखो करके, f(x) दे रखा है आपको 3/1 माइनस एक्स, 1 + 2x
इसको x की पावर्स में एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड इट इन पावर्स ऑफ x। पावर्स ऑफ x का मतलब x माइनस ज़ीरो की पावर्स में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें x माइनस ए कुछ और दे दिया होता तब हमें प्रॉब्लम होती, अगर उसने सेंटर चेंज कर दिया होता तो। x माइनस ज़ीरो है तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। उसके साथ दे रखा है कौन से रीजन में वैलिड है, मॉड x लेस देन 1/2। देन हमें बताना है, बस कोफिशिएंट पूछ लेते हैं ज़्यादातर। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 एक बार निकाल के देखो क्या निकलता है। दो सीरीज आएंगी, उनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/1 माइनस एक्स की एक आएगी, 1/1 प्लस 2x की एक आएगी। उनको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालने के लिए। मैम आंसर क्या है? 33। यस मैम, आ गया। ठीक है। हो रहा है बाकी सबका?
बाकी कोई है नहीं क्या क्लास में? मैम आप ही कर दो। देखो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, फिर खुद ही करो। 3 को तो बाहर ही रखो। देखो 1/1 - x को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो किसकी पावर्स में एक्सपैंड करते हैं? 1 + x + x²। ये क्या बन जाता है? समेशन x की पावर n। यानी x - 0 की पावर्स में एक्सपैंड करते हैं ना, यानी कि हम बोल सकते हैं x की पावर्स में। उन्होंने भी हमें x - 0 या x की पावर्स में एक्सपैंड करने को बोला है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हमें टेलर सीरीज निकालनी पड़ती, समेशन FN(a) x की पावर n/n फैक्टोरियल, वो सब निकाल के देखना पड़ता है। nth डेरिवेटिव देखते, सॉरी, x - a की पावर n/n फैक्टोरियल, वहाँ से फिर हम nth डेरिवेटिव देखते और वो सब निकाल के हमें करना पड़ता। पर ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, फिर हमें इनकी एक्सपेंशंस पता है। 3 है बाहर, अंदर क्या है? 1/1 - x 1/1 + 2x, ठीक है। 1/1 - x की भी हमें पता है एक्सपेंशन, 1/1 + 2x की भी पता है, बस उनको एक्सपैंड करना है। 1/1 - x की एक्सपेंशन क्या है? 1 + x + x² + x³ तक लिख लेते हैं, या x की 4 तक ही लिख लेते हैं, क्योंकि x की 4 काम आने वाला है आगे। और 1/1 + 2x, ये क्या हो जाएगा? 1 + 2x की पावर -1, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 - 2x + 4x² ऐसे होगा ना? 1 - 2x, हाँ 1 - 2x प्लस -2x का स्क्वायर, तो +4x², हाँ -8x³ राइट। ऐसे होगा। तो -8x³ ये समझ में आ रहा है ना? इसका स्क्वायर क्यूब होता चला जा रहा है -2x का। फिर से क्या होगा? +16x⁴ एंड सो ऑन। बस x की पावर 4 तक हमें ज़रूरत है, उसके बाद नहीं। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वो वाली टर्म के साथ जिसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट बने, मल्टीप्लाई करके। तो 1 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा? 16x⁴ से। 16x⁴ से। तो ये 3 तो बाहर ही पड़ा रहने देते हैं अभी के लिए, 16 आ जाएगा ये। उसके बाद x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि वो x की पावर 4 बन जाए? -8x³ से। x को हमें करना होगा -8x³ से, तो x इंटू -8x³ मतलब -8 कोफिशिएंट बचेगा। x² को हमें करना होगा 4x² से, तो ये क्या बचेगा +4। x³ को हमें करना होगा, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं मिस कर रहे ना, हाँ नो उसके मैम, अलावा यही कुछ होगा। नहीं, ठीक है। x³ को हमें किससे करना होगा -2x से, ठीक है, ये -2x और x³ को, तो ये -2 हो गया, और फिर लास्ट में x की 4 को हमें 1 से करना होगा, तो ये +1 हो गया। तो 8 + 4 ये 2 हो गया, 8 2 10 और एक 11, 3 जा 33, 33 आंसर आ जाएगा। बताओ। क्या बात है, सब चले कहाँ गए? हूँ मैम। बस एक ही स्टूडेंट है क्लास में। ध्यानेश क्लियर है? यस मैम। मतलब बाकी सब सो गए? क्लियर है मैम। ठीक है। मैं मैम यहाँ पर mod of x < 1/2 का कहाँ यूज़ हुआ? mod of x < 1/2 का यहाँ पे यूज हुआ। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसकी पावर्स पे? 2x की पावर्स में है ना, 2x की पावर्स, 2x की पावर n है ना, समेशन n इज इक्वल टू 0 to ∞, ये है। तो ये जो mod 2x है ये < 1 होना चाहिए,
तो इसके हिसाब से मॉड एक्स लेस देन 1/2, इसके लिए तो मॉड एक्स लेस देन 1/2 होगा, उसके लिए मॉड एक्स लेस देन 1 होगा, पहली वाली के लिए। तो इन जनरल क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा दोनों के लिए जो होल्ड करे, मॉड एक्स लेस देन 1/2। यस मैम। मॉड एक्स लेस देन 1/2 ना बोलते तो फिर तो मतलब हाँ वैलिड वहीं पे है ना, कहने का मतलब मॉड एक्स लेस देन 1/2 ना बोला जाए तो फिर ये एक इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज भी बनाई जा सकती है, इसलिए बोलना ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ वैलिड है ये सीरीज। इसको ट्राई करते हैं हम, देखना थोड़ा अलग है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आई होप, उसके बाद जी भर के सो लेना। ओके मैम। बोले कि तो आवाज़ भी नहीं आई। मेरे माथे के ऊपर से जा रहा है मैम आज, पता नहीं क्यों। ये ऐसा तो कोई मुश्किल काम भी नहीं चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करना, फिर पूछते भी नहीं हो, कहोगे क्या पूछे जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ मैम, उसका वही प्रॉब्लम है, वो पूछते नहीं कुछ। हाँ वही तो, जो फालतू बातें करवानी हो तो करवा लो, मैम मैं नहीं जाऊंगा क्लास छोड़ के, है ना। क्या बोलूं मैं, मेरा तो बोलती बंद हो गई यार। बोलती बंद मत करो ना, हर तरफ से चालू रखो बोलती को। मेन तो पढ़ने ही आते हो, अब वो पढ़ाया है वही ना समझ में आए तो फिर तो फीस वेस्ट गई ना आपकी। Xi belongs to सी को फाइंड करना है हमें, ऐसे ही देते हैं, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला भी नैट था, ये भी नैट है, ये 2016 का है, वो 2020 का था। तो अब इसमें क्या किया जाए, फंक्शन ये है, उसकी एक्सपेंशन की 2-3 टर्म्स ये दे रखी है, फंक्शन की ही दे रखी है बिल्कुल। अब फंक्शन की जो टेलर सीरीज होती है पहले उसको सोचा जाए, टेलर सीरीज क्या होती है इसकी, किसी भी फंक्शन की टेलर सीरीज क्या होती है। समेशन n raised to power x raised to power n by n factorial into fn 0. x रेज टू n बाय n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट 0, ये होता है ना। लेकिन हम किस पे एक्सपैंड कर रहे हैं, 2 पे एक्सपैंड कर रहे हैं ना, हाँ मैम, ध्यान वो रखो 2 हो जाएगा। x माइनस 2, ठीक है। तो पहली टर्म यहाँ से निकल के आएगी, क्या निकलेगी, f ऑफ 2, ठीक है, बाकी सब उसके साथ 1 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 f डैश 2 प्लस x माइनस 2 स्क्वायर f डबल डैश 2 और इधर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन भी है, 3 टर्म्स भी हैं सीरीज की, कहीं ना कहीं मैच भी हमें दिख रहा होगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/3। आपको कंफर्मेशन लेना है कि f ऑफ 2 2/3 से मैच होगा या नहीं, मतलब उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए समझना। उस फंक्शन को ऊपर लिखते हैं जो गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2/3, तो वो इससे मैच हो रहा है, प्लस x माइनस 2 इंटू 1/9, 1/9 इससे मैच हो रहा है, हम मैच करके देख लेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लस f डबल डैश 2 उधर कुछ उसके साथ ये भी दे रखा है, अच्छा जाई दे रखा है वहाँ पे, जाई कुछ ना कुछ वेरिएबल का ही काम करेगा, वो कोई कांस्टेंट नहीं है, कुछ वेरिएबल का ही काम करेगा, उसको भी हम डील कर लेंगे अभी। x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है एज इट इज़,
यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल है, मतलब वहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल एफ डैश डबल डैश 2 की जगह ये दे रखा है c अपॉन 1 प्लस साई का होल क्यूब, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एफ ऑफ टू क्या आ रहा है। एफ ऑफ टू ज़रा पुट करके देखो फंक्शन में। फंक्शन क्या है, एक्स बाय वन प्लस एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स बाय वन प्लस एक्स। टू पे क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है टू पे, हाँ मैम 2/3 है। टू पे 2/3 आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एफ डैश क्या आ रहा है, एफ डैश निकालते हैं। एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज़, एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज़, 1 प्लस एक्स का जो भी है, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको 2 पे निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। एफ डबल डैश 2 1/9 आ जाएगा ना, 1/3 स्क्वायर यानी 1/9। तो ये भी ठीक दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा झोल लग रहा है, इसको एक बार निकालते हैं। थर्ड टर्म में ही कुछ अजीब सा दे रखा है। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी इसका हमें फिर से डेरिवेटिव करना होगा। वो क्या आएगा, -2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ये आ जाएगा, है कि नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। हाँ मैम। तो अब हम क्या करें, कंपेयर करेंगे। एफ डबल डैश एक्स यहाँ से देखते हैं। एफ डबल डैश टू, अच्छा एक बार एफ डबल डैश टू निकाला जाए तो एफ डबल डैश एक्स 2 1 3 3 3 27। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। एफ डबल डैश टू -2/27। हाँ, -2/27। और ये 1/1 प्लस जाई का होल क्यूब है, 1/1 प्लस जाई का होल क्यूब है, -2 c/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -2। यहाँ से अच्छा एफ डबल डैश 2/2 फैक्टोरियल कंपेयर करेंगे तो ये आएगा ना, देखो कंपैरिजन करेंगे। इनको तो करना नहीं है हमें कंपेयर, इनके कोफिशिएंट्स हैं। एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू c/1 प्लस जाई होल क्यूब, है ना। तो एफ डबल डैश 2 निकल के आएगा 2 फैक्टोरियल टाइम्स दिस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस 2c। तो एफ डबल डैश 2 हमने नीचे से निकाला है, वो आया है -2/27। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात है यहाँ पे, मैम ये जाई गड़बड़ कर रहे हैं। जाई को मतलब एज अ वेरिएबल लिया है, ग्रेटर देन 2 लिया है। अच्छा, मतलब यहाँ एफ डबल डैश एक्स ही रखा है इसको, 2 वो नहीं रखा। जाई और 2 को इक्विवेलेंट ले लिया है, जाई और इस एक्स को इक्विवेलेंट ले लिया है। वहाँ पे जो जाई है ये 2 की जगह, मतलब उसकी नेबरहुड में ही है ना। मैम ये समझ में नहीं आया। पहले मुझे तो समझ में आए। -2/1 प्लस आएगा होल क्यूब इज इक्वल टू एफ। अच्छा ठीक है, हम्म चलो इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगेगा, उसको मेरे को कल ही बताना पड़ेगा कि इन्होंने जो ये बात की है ना, ये जाई को ले लिया है जनरली,
इसको मैं देख के बताऊंगी। ये जाई का यहाँ पे यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो इनफाइनाइट टेलर सीरीज़ होती है ना, ये जो भी हमने टेलर सीरीज़ लिखी, ये होती तो असल में इनफाइनाइट है, पर फाइनाइट इसको बनाने के लिए आगे वाली टर्म्स का जो मतलब जो भी आगे वाली टर्म्स आएंगी उसको ये जाई मैनेज कर लेगा, इसलिए यहाँ पे जाई का इस्तेमाल किया गया। हमने 3 टर्म्स ही लिखी है ना, क्वेश्चन में 3 टर्म्स ही दे रखी है और ये कंप्लीट टेलर एक्सपेंशन दे रखी है इन्होंने। जाई का इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जो आगे वाली टर्म्स है वो इससे मैनेज हो जाए। पर ठीक है, मैं इसका और अच्छे से लॉजिक बताऊंगी। ठीक है, अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, कल बताती हूँ मैं देख के और थोड़ा टेलर के बारे में पढ़ के। मुझे लगता है मेरा एक वीक टॉपिक है, तो हमें देखना पड़ेगा। ये f"(x) ठीक है, आगे की जितनी टर्म्स है ना टेलर सीरीज इन्होंने ऐसे लिखी हुई है, ये f"(2) नहीं है। f"(2) के बाद तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, पर यहाँ पे जाई लिख के इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया गया। वो थीटा वाली चीज़ करी थी ना, तो वहाँ से रिलेट होगी ये। तो मैं इसको कल अच्छे से लॉजिक के साथ बताती हूँ। ठीक है, इसलिए ये कंप्लीट जाई में दिया हुआ है। जैसे सी की वैल्यू -1 आ जाएगी जब हम कंपैरिजन करेंगे। इसको कल कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके मैम। ओके देन, गुड नाइट। मैम गुड नाइट मैम। वीडियो कब तक हो जाएगा मैम? क्या? इस वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा मैम? ये हो जाएगा आज ही। ठीक है मैम। हो जाएगा 10 बजे तक। आज तो क्लास भी जल्दी ओवर हो गई है।